हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास 10th इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने 3 चैप्टर को मनी एंड क्रेडिट या मुद्रा और साख का अध्ययन कर चुके हैं और अब हम चैप्टर 4 चौथे चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी या वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। तो इसके अंतर्गत में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है या ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत क्या कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो हम लोग ये सब जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद 1950 में हम लोगों ने संविधान लागू किया और हम अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाए। इस रूल्स रेगुलेशंस में हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ाने का प्रयास किया, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर्स में। तो उत्पादन बढ़ाने में, उसका मार्केटिंग करने में, एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में विभिन्न प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस पास किए, लेकिन कुछ कमियां रह गई। तो 1950 से लेकर के 1990 के दशक में जितना ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस था, जितना हम लोगों ने अनुमान लगा रखा था, हम लोगों का अनुमान था कि इतनी अर्थव्यवस्था में इतनी गति से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं हुआ। इसलिए 1990 ईस्वी में 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू किया गया। 1991 में नई आर्थिक नीति 1991 में एक नीति हम लोगों ने बनाया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या इसको हम लोग NEP कहते हैं, NEP इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी प्रकार के लेकुना या ड्रॉबैक्स हमारे थे अर्थव्यवस्था में, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। तो इसके अंतर्गत में सबसे पहले 3 प्रयास किए। सबसे पहला लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। तो उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उदारीकरण से तात्पर्य है कि किसी प्रकार का प्रतिबंध हो तो उस प्रतिबंध को यदि हम हटा लेते हैं, उस प्रतिबंध को ढील दे देते हैं, कमी कर देते हैं, नहीं, किसी प्रकार का अवरोध है, किसी प्रकार का प्रतिबंध है, तो उस अवरोध या प्रतिबंध को कम कर देना या हटा देना, इसी को उदारीकरण कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने के लिए सब उसमें 1950 के बाद में 1990 तक विभिन्न प्रकार के लाइसेंस लेने पड़ते थे। जैसे मान लेते हैं हमको लोहा उत्पादन करना है या किसी वस्तु का व्यापार करना है, किसी चीज़ का एक्सपोर्ट करना है, किसी का इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए लाइसेंस होता था। उसके साथ में कितनी मात्रा में उत्पादन करना है और तो इसको कोटा कहते थे, और इसके लिए विभिन्न प्रकार के लिखित आदेश होते थे, इसको परमिट कहते थे। तो लाइसेंस, कोटा और परमिट होता था। तो इस लाइसेंस, कोटा और परमिट को 1991 ईस्वी में 1991 में समाप्त कर दिया गया, या नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इस लाइसेंस सिस्टम में ढील दी गई। और 1991 के बाद कुछ वस्तुओं को छोड़ करके, जैसे विस्फोटक वस्तुएं हैं या विभिन्न प्रकार के ड्रग्स हैं या मिसाइल्स हैं, रॉकेट हैं, तो ये सब चीज़ों को छोड़ करके सामान्य तौर पर जैसे चावल, दाल, लोहा, इस्पात, ये सब चीज़ों के उत्पादन पर जितने भी प्रकार के प्रतिबंध थे, चाहे वो लाइसेंस संबंधी था या कोटा संबंधी था, परमिट था, इस पर ढील दी गई। तो इसको हम लोग उदारीकरण करते हैं। देन वी कैन से द लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी और कोटा और परमिट पॉलिसी हैज बीन एबोलिश्ड और लिबरलाइज्ड, देन इट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। तो उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में जितने भी प्रकार के लाइसेंस या कोटा या परमिट सिस्टम था, उसमें ढील दी गई, उसमें छूट दी गई या उसको हटा दिया गया। केवल कुछ उद्योग धंधों को, कुछ सामग्री को छोड़ करके सभी वस्तुओं पर लाइसेंस वगैरह में ढील दी गई, छूट दी गई। तो इसको उदारीकरण कहते हैं। इसका प्रभाव क्या हुआ? इससे हुआ कि बहुत अधिक मात्रा में उद्योग धंधे खुल सकेंगे, अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा,
जब अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा तो उसके प्राइसेस हैं, उसके मूल्य हैं, वह कम होंगे, कंज्यूमर अधिक मात्रा में खरीद सकता है और उसका विकास हो सकता है। तो इस तरह से लिबरलाइजेशन का फायदा हुआ। दूसरा है कि लिबरलाइजेशन के कारण में बहुत अधिक मात्रा में उद्योग धंधे खुलने से क्वालिटी प्रोडक्ट आएंगे, जिसकी अच्छी क्वालिटी होगी उसकी बिक्री होगी, तो क्वालिटी मिलेगा लोगों को, अधिक मात्रा में मिलेगा, प्राइसेस कम होंगे, तो ये सब प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। निजीकरण से तात्पर्य है कि जो सरकारी उद्योग धंधे हैं उसको निजी हाथों में सौंपना है, निजी हाथों में बेच देना है या निजी प्रबंधन के अंतर्गत लाना है। इसका मतलब क्या है या क्यों किया जाता है? इसका तात्पर्य है कि जब सरकारी कंपनियां घाटे में चलना शुरू होती हैं या जितना उत्पादन होना चाहिए, जितना लाभ होना चाहिए, उतना जब नहीं हो पाता है तो उस सरकारी कंपनियों को सरकार प्राइवेट हाथों में बेच देती है। प्राइवेट कंपनियां उसके मैनेजमेंट सख्त होते हैं, बहुत और सुचारू रूप से उसको संचालित करते हैं, जिससे उसमें जो नुकसान होता था वह कम हो जाता है और दूसरी ओर सरकार को पूंजी प्राप्त हो जाती है और फिर वो दूसरी फैक्ट्री इंडस्ट्री खोल सकती है, दूसरे कामों में लगा सकती है। तो प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज बीइंग डिसइन्वेस्टेड, विनिवेश कर दिया जाता है या उसको सेल कर दिया जाता है या उसके प्रबंधन को निजी कंपनियों को हस्तांतरण कर दिया जाता है, निजी प्रबंधन को सौंप दिया जाता है, तो इसको हम लोग निजीकरण कहते हैं। और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के में ये सारी चीजें हैं। ग्लोबलाइजेशन से हमारा तात्पर्य है कि पूरे संसार को एक मार्केट के रूप में बनाना है, पूरे संसार को एक मार्केट, एक टाइप का मार्केट हो जहां आप अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं, दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ की वस्तुएं बेच सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं और हमारे देश के लोग दूसरे जगहों में भी इंडस्ट्री फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो इसको वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत हम अपने देश को दूसरे देशों के लिए खोलते हैं और दूसरे देशों को व्यापार करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमंत्रित करते हैं और उसी तरह से हमारे देश दूसरे देशों में फैक्ट्री इंडस्ट्री लगा सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, इम्पोर्ट कर सकता है और ये वैश्वीकरण कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी के अंदर में हम लोग आगे दिनों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां पढ़ेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, चैप्टर 4 शुरू करेंगे। धन्यवाद।